नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रोहतक और हिसार लोकसभा की हॉट सीट पर बीजेपी गहन मंथन के साथ अपना उम्मीदवार तय करने में जुटी हुई है। इसी बीच ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रोहतक पहुंचकर अरविंद शर्मा को टिकट देने की मांग की। हालांकि सीएम ने ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने से साफ मना कर दिया। बीजेपी की रोहतक और हिसार लोकसभा की टिकट पर पेच फंस गया है। रोहतक से अरविंद शर्मा की टिकट मिलने की खबरें वायरल होने पर बीजेपी में बगावत के सुरमुखर होने लगे थे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने करीब 4 घंटे गुप्त मंत्रणा कर हाईकमान को अपना विरोध जता दिया। बताया गया है कि इनमें से कुछ नेताओं का कहना था कि रोहतक हॉट सीट है, यहाँ से किसी बाहरी पर दाव न खेला जाए, इसका विपरीत असर पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बैठक हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई थी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रोहतक लोकसभा की हॉट सीट पर बीजेपी गहन मंथन के साथ अपना उम्मीदवार तय करने में जुटी है। इसी बीच ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रोहतक पहुंचकर अरविंद शर्मा को टिकट देने की मांग की। वहीं सीएम ने ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने से मना कर दिया, जिसके चलते ब्राह्मण समाज के लोग वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे और बाहर निकलकर अरविंद शर्मा के पक्ष में नारेबाजी की। 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी को अहमियत मिलनी चाहिए। 2 जाटों को मिल गई, 2 ब्राह्मणों को मिल गई, पंजाबी को मिल गई, 2 हरिजनों को मिल गई। ये सब सरासर हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारा एक स्थानीय मंत्री और कुछ लोग अपने स्वार्थ में हमें मुख्यमंत्री जी जगह नहीं मिलने दे रहे, ये बहुत ही गलत बात है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लोगों को भुगतना पड़ेगा। नाम तो पार्टी में बहुत लोगों का होता है और जो पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी की विचारधारा को देख करके आते हैं। जो आते हैं वो हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं होता कि वो बंधन है कि नहीं करना है नहीं करना है। पार्टी के बाद जो नाम होता है सबको मिलता है। आपको बता दें कि इस सीट के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह और करनाल लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके अरविंद शर्मा के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में ही हाईकमान से बात हुई, क्या आश्वासन मिला इसका पता नहीं चला। रोहतक और हिसार में बीजेपी का पेच क्यों फंसा हुआ है? किस गहन मंथन में बीजेपी जुटी हुई है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे? क्या समझा जाए, इसे जानने के लिए चर्चा के लिए रुख करेंगे हमारे खास मेहमान सुरेंद्र स्वामी की ओर। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करती हूं मैं सुरेंद्र जी आपका। रिपोर्ट आप भी देख रहे थे, बीजेपी किस पशोपेश में आपको नजर आ रही है रोहतक और हिसार सीट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि इस समय का ये जो 2019 का चुनाव है जी, तो ये बीजेपी के लिए भी अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं है। और चूंकि पिछली बार के चुनाव में नॉर्दर्न बेल्ट से उन्होंने एक तरह का ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लिया था जी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार उस लेवल को मेंटेन करने के लिए एक एक सीट पर बहुत विचार विमर्श के बाद टिकट दी जाए। तो अभी तक जो उन्होंने टिकटें दी हैं, जैसा आप भी जानते हैं कि 5 तो सिटिंग उनके एमपीज थे, तो चूंकि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी और हरियाणा सरकार भी अच्छा काम कर रही है पिछले चुनाव के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ पिछले चुनाव के रिजल्ट में, तो उनको उन्होंने रिपीट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, वो पहले भी उसकी दावेदार थी। और उसके बाद फिर जो 2 कैंडिडेट छोड़ के गए हैं तो वहां उन्होंने पंजाबी को पंजाबी से रिप्लेस कर दिया, सैनी को सैनी से रिप्लेस कर दिया है। जी। अगर आज की तारीख में हम देखें तो जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, अहीर, पंजाबी, सैनी, तो इन सबको उन्होंने टिकट दे दी। अब जो रोहतक और हिसार की सीटें हैं, इस पर क्या पेच है कि हिसार पे पिछली बार दुष्यंत चौटाला यहां से सांसद हैं और रोहतक से ये दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं। दोनों ही सीटें मजबूत हैं और दोनों भाजपा की हारी हुई सीटें हैं। अब वो ये चाहती है कि इन सीटों पर हम कोई ऐसा कैंडिडेट लाएं जी, जो एक सर्वमान्य हो, दूसरा जो इनको टक्कर देके सीट निकालने की स्थिति में हो। और चूंकि वो कैंडिडेट इनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए सारी गहमी विचार विमर्श ये सब चल रहा है। अब चूंकि अरविंद शर्मा पार्टी में शामिल हुए तो उनको कमिटमेंट है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से टिकट देंगे, जहां से उनको ऑफर की वहां से वो उन्होंने हाँ नहीं भरी।
तो अब उनकी जो स्थिति हो गई वो ये है कि भाई कहां से दो, तो अच्छा रोहतक से दे दो। भाजपा में ऐसे नहीं होता है, मतलब कि भाई चलो इनको ले लिया है तो यहां से नहीं वहां से दे दो वाली बात नहीं है। तो टिकट उसी व्यक्ति को दी जाएगी, चाहे वो पार्टी में आया है या नहीं आया है, जो उस सीट में टक्कर दे और उस सीट को जीतने का मादा रखता हो। तो ये मैं समझता हूं कि विचार विमर्श उस समय निश्चित रूप से चल रहा होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि भाजपा अभी इंतजार करेगी कि हिसार से किसका कैंडिडेचर सामने आता है, और जो इनका जजपा का आम पार्टी के साथ समझौता हुआ है उसमें कौन कैंडिडेट आता है जी। वो हिसार की सीट वो आपको देते हैं क्योंकि वो हिसार केजरीवाल का घर है, तो केजरीवाल कहेगा मुझे यहाँ से सीट दे दीजिए, कोई भरोसा नहीं, वो खुद अपने लिए ही मांग ले। नहीं, आप कोई बड़ी बात नहीं समझिएगा इसको। जी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को अभी वेट करना होगा इस टिकट सीट पे अपना कैंडिडेट देने के लिए। तो वो वेट करेगी जजपा के दोनों कैंडिडेट कौन आ रहे हैं इन 2 सीटों पे। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ हर्षवर्धन जुड़ गए, हमारे संवाददाता। इनसे जरा ब्राह्मण समाज की नाराजगी क्यों है और सीएम से मुलाकात को लेकर क्या रहा, इस पर अपडेट ले लें। हर्ष बताइए। देखिए अनामिका, आपको बता दें कि जिस तरीके से देर शाम को जो है मुख्यमंत्री रोहतक में पहुंचे थे, और इसी बात को लेकर के जो है ब्राह्मण समाज के नेता जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अरविंद शर्मा का जिस तरीके से नाम आया था कि रोहतक लोकसभा सीट से अरविंद शर्मा को लड़ाया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब उनकी टिकट कटने की बात सामने नजर आ रही थी, किसी सूत्रों से ये पता लगा कि अरविंद शर्मा को रोहतक से नहीं लड़ाया जाए, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज जो है काफी खफा नजर आया। और जो ब्राह्मण समाज के नेता है आजाद अत्री, उन्होंने जो है इसका विरोध भी जताया अपने साथियों के साथ जाकर के, और उन्होंने खुलेआम जब मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना भी गवारा नहीं समझा, तो उसके बाद आजाद अत्री ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे डाली कि अगर अरविंद शर्मा का रोहतक से टिकट कट गया तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो है भाजपा के खिलाफ जो है मतदान करेगा और प्रचार करेगा भाजपा के खिलाफ। क्योंकि आजाद सिंह अत्री एक अपना वजूद रखते हैं, बोर्ड शिक्षण संस्थान जो है उसके वो प्रधान पद पे भी रह चुके हैं, रोहतक बार के अंदर अधिवक्ता है और अधिवक्ताओं के अंदर भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब तो ब्राह्मण समाज जो नाराज हुआ है, तो ऐसे में भाजपा की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। जी, अरविंद शर्मा का नाम आया कहां से? बीजेपी ने तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले इस सीट से। देखिए, सबसे पहले जो है अरविंद शर्मा ने जो है जब बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त उन्होंने सोनीपत और करनाल से ही जो है सीट मांगी थी, और उनका साफ तौर पे सबसे पहला जो मन था वो करनाल सीट से था। लेकिन उस वक्त तक करनाल सीट जो है बीजेपी जो है वो घोषित कर चुकी थी और सोनीपत की भी घोषित कर चुकी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का ये मानना था कि उन्हें रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, क्योंकि रोहतक के अंदर भी उनका काफी पुराना नाता रहा है, रोहतक से उनका काफी पुराना नाता, और ब्राह्मण समाज की जिस तरीके से पूरे रोहतक लोकसभा में 2.5 लाख से तकरीबन जो मत है उसके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव अरविंद शर्मा का रहा है। तो ऐसे में उन्होंने रोहतक से जब इस मामले के बारे में जब बातचीत सामने आई थी, तो इसको लेकर के जो है ब्राह्मण समाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि अरविंद शर्मा जो है रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी होंगे। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके नाम के ऊपर जो चर्चा भी नहीं की गई है, तो उसको लेकर के जो है ब्राह्मण समाज से विरोध जताया है। जी अनामिका, रोहतक में वोटर्स के जातीय समीकरण पर कुछ आप हमें बता पाएंगे क्या, कि इस ब्राह्मण समाज के विरोध को कितना सीरियस लेना चाहिए या ले सकती है बीजेपी? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2.5 लाख के करीब जिस तरीके से ब्राह्मण मतदाताओं के जो वोट हैं, वो कहीं ना कहीं अब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को काफी नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जजपा और आप का जो समझौता हुआ है, हो सकता है कि आप पार्टी से नवीन जैन जो है वो रोहतक से खड़े हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि वो भी एक ब्राह्मण समाज से संबंधित है और उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है ब्राह्मणों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो है बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज अलग से ही अपनी एक पैठ बना के बैठा हुआ है रोहतक लोकसभा क्षेत्रों के। जब भी कोई प्रत्याशी आता है तो सबसे पहले जो है नबज जो है जाट मतदाताओं के बाद ब्राह्मण समाज के नेताओं की भी नबज टटोली जाती है कि आखिर वो किस तरफ कदम रखेंगे। तो ऐसे में लेकर जब अरविंद शर्मा का नाम अब यहाँ से नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को इसका नुकसान जरूर सहन करना पड़ेगा। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए, हालांकि मैं लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा। अरविंद जी नमस्कार। सर आपके नाम को लेकर ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी का कि इन्हें ही टिकट दें, किसी और को नहीं तो बीजेपी को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, ये सब क्या है सर, कुछ पता है आपको? देखिए मेरी बात सुनो जी, कि मैंने शुरू से ही एक बात कही है जी कि मैं बीजेपी में कार्यकर्ता की तरह से काम करने आया हूँ। हाँ, और बीजेपी में कार्यकर्ता की तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी,
हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, सुभाष बराला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, ठीक है। इनके नेतृत्व में मैंने ज्वाइन की है पार्टी। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कोई डिमांड टिकट की नहीं थी, ना है। जो पार्टी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी वो मैं जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार। लेकिन क्या आपकी इच्छा नहीं थी कि आप सोनीपत या फिर पहली पसंद जो आपकी करनाल थी वहां से आप लड़े? देखो, मेरी सुनो, करनाल मैंने सेवा की 15 साल। हाँ। 10 साल में एमपी रहा, 5 साल ये निकल गए। 15 साल मैंने करनाल लोगों की, हर बिरादरी की मैंने सेवा की है, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, जो भी सब की। तो मैं नेचुरली जो आदमी सेवा करता है, समाज सेवा में रहता है, फिर राजनीति में है तो इलेक्शन की मन में सोचता है। लेकिन मैंने ये शुरू में बताया आपको कि मैंने कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन किया। जो पार्टी जिम्मेवारी लगाई, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई किसी तरह की कोई दिल में। फिर ब्राह्मण समाज का ये प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से आपके नाम के फेवर में बात करने के लिए क्यों पहुंचा, हालांकि सीएम मिले नहीं? देखो, मेरी बात सुनो, समाज की अपनी जिम्मेवारियां, आप नहीं समझे? समाज की अपनी जिम्मेवारियां हैं कि वो समाज किसके बारे में क्या सोचता, समाज को सबके बारे में, वो पर्टिकुलर मेरे बारे में नहीं कहता है। समाज नहीं, पर्टिकुलर आपके बारे में ही कह रहे हैं ये लोग। नहीं, वो ऐसा सुनो। हाँ। वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैंने किसी से कोई बात नहीं। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि पार्टी मेरी कोई ड्यूटी लगाएगी, मैं उसको सर माथे पर रख करके उसको अगर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ से आपका नाम लगभग तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है, अगर आपको यहाँ से टिकट मिल जाता है रोहतक से, तो इसे आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आगे देख रहे हैं? चूंकि सामने दीपेंद्र हुड्डा होंगे, या फिर अगर जेजेपी से नवीन जयहिंद का भी नाम सामने आता है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल के फूल के निशान पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पार्टी आदेश करेगी। तो मैं ये कहता हूं कि आज आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के कामों की, और हरियाणा सर मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल, आप बोल लीजिएगा सर, एक बार मैं सवाल दोहरा देती हूँ। टक्कर महसूस होगी क्या आपको? चूंकि लड़ना सोनीपत या करनाल से आप चाह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा के सामने अगर आपको खड़ा करते हैं तो आपको टक्कर महसूस होगी? मेरी बात सुनिए। हाँ। कभी भी जो चुनाव लड़ता है, मैं अपनी सोच रखता हूँ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे। ये जनता तय करती है कि उसने क्या फैसला करना है। हम एक लाइन खींचेंगे विकास के लिए। अच्छा। हम एक लाइन खींचेंगे जाति पाति से उठ करके काम करने के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, सबके लिए हम काम करेंगे। ये बात तो दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं, ये तो दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं, आप में नया क्या है? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, हम एक विजन लेके चलेंगे। हाँ। हम विजन लेकर के चलेंगे कि हमने ये काम करने हैं, लोगों को बताएंगे, और उन कामों को हम पूरा करेंगे। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऊंची सोच के साथ हम मैदान में उतरेंगे कि सबके साथ जो है मिल करके, सबका साथ, सबका विकास। सर ब्रेक पर जाना, एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल। उम्मीद है आपको कि यहाँ से टिकट मिल सकती है? देखिए, मैंने फिर बोला, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपकी ठीक है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, मैं समझ गई, लेकिन उम्मीद है क्या? मैंने बोला ना, मैंने टिकट मांगा। मैं बता रहा हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी, मैं कहता हूँ, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, इनकी बात पर मैं लौटूंगी आपके साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो रोहतक हिसार पर बीजेपी का पेच किस कदर फंस गया है और बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी, किसे चुनावी मैदान में उतारेगी रोहतक से और हिसार से, चूंकि दोनों ही हॉट सीट माने जाते हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। स्वामी जी, मैं थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा, मैं लौट रही हूँ। मुकेश, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधे, और रोहतक से अगर अरविंद शर्मा को बीजेपी ने चुनावी समर में उतार दिया तो बीजेपी के लिए इस सीट को साधना क्या वाकई उतना आसान होगा जितना बीजेपी ने अपने जहन में मोदी लहर को बिठाकर फैसले लेने शुरू किए हैं?
देखिए अनामिका, निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए ये मुश्किल समय है कि अपने कैंडिडेट का चुनाव करना, क्योंकि रोहतक से रिपेंद्र हुड्डा जो है लगातार जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रोहतक जो है वो जो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीते चुनाव में चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ऐसे चुनावों में देखा गया कि दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ में जो है बीजेपी ने नहीं, किसी पार्टी ने, निर्दलियों ने जो है सेंध लगाया था। तो निश्चित तौर पे दीपेंद्र हुड्डा का भी जो एक आत्मविश्वास था उस चुनाव में कहीं ना कहीं डगमगाता देखने को मिल रहा था। लेकिन पूरे देखा जाए कि मेयर जो प्रत्याशी जो है वो बीजेपी का ही बना, तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल चुनाव होते हैं, लेकिन हर चुनाव कहीं ना कहीं आपके प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो और ऐसे में बीजेपी को प्रत्याशी के रूप में ढूंढना काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन अरविंद शर्मा का नाम जो है कहीं ना कहीं एक तरह से, एक सूत्रों के हवाले से मान रहे तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सहमति बन रही थी। लेकिन अभी जो कल विरोध हो रहा था कि सीएम साहब उनसे मिले नहीं, और अरविंद शर्मा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अरविंद शर्मा जो है जिस समाज से आते हैं, काफी पैठ होती है वहां पे, ब्राह्मण समाज के एक चेहरे के रूप में उनको लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ तमाम ब्राह्मण समाज के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी एक नुकसान के लिए तैयार रहे। तो निश्चित तौर पे एक ब्लैकमेलिंग का चुनाव के समय में ब्लैकमेलिंग का दौर चलता ही चलता है। लेकिन मुझे लगता है अरविंद शर्मा ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी जो उनको आदेश देगी वो उसके लिए तैयार है। उनको किसी भी तरीके से एक तरह से हो हल्ला या माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा। नाम तय है क्या? वीरेंद्र सिंह ने काफी कोशिशें की थी बृजेंद्र को इस सीट से उतारने के लिए। देखिए ऑफिशियल अभी पुष्टि बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एक राजनीतिक पैठ रखते हैं। और वो तो सही, उनकी जो है वाइफ, जो पत्नी प्रेमलता, खुद भी जो है हरियाणा से जो है विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बेटे की प्रोफाइल जो कही जाती है उस हिसाब से उनको कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के तौर पे, लेकिन सबको पता है कि परिवारवाद हर पार्टी में चलता है। हर कोई चाहता है कि अगर मैं विधायक हूं, मैं नेता हूं, तो मेरे बेटे को भी उसका लाभ मिले। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी कोशिश है कि उनके बेटे को टिकट सांसद के तौर पे, वहां पे प्रत्याशी के तौर पे मिले। लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में से किसी ने अभी तक नहीं की है, जब तक जो है ऑफिशियल पुष्टि नहीं होती है। फिलहाल इसको जो है हम लोग संशय में ही मानते हैं, लेकिन नाम लगभग चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम आगे चल रहा है। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं पहलू है बात को समझने के लिए कि उनके नाम की सहमति पे बात बन सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। स्वामी जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपने सभी को सुन लिया, अरविंद शर्मा को भी आपने सुना। ये कहना कि मैंने कोई डिमांड नहीं की थी और इच्छा, ये दो अलग अलग बातें हैं। इच्छा तो है ही नहीं, देखिए वो तो जो भी राजनीति में है तो उसमें हमेशा ये है कि भाई आपको एक पब्लिक पोस्चर रखना होता है और एक अंदरूनी आपका अपना पोस्चर होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टिकट के आश्वासन पर ही इन्होंने ज्वाइन की होगी। चलिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन पाती है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि भाजपा की चूंकि दोनों हारी हुई सीटें हैं और वो इनको जीतना चाहती है, इसलिए इन टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा जब ही होगी जब सामने से पत्ते खुल जाएंगे। और अगर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, देखिए अरविंद शर्मा जी बड़े नेता हैं, 10 साल सांसद रहे, सब उनका नाम जानते हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उनके तो बेटे को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, नई सरकार में मंत्री बना सकते हैं, एमएलए लड़ा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है उनको भी टिकट मिल सकती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें नहीं मालूम है कि किससे बातचीतें चल रही है। बिल्कुल, भाजपा किस पर दाव लगाने की सोच रही है, कहां उनके आखिरी लेवल पे डिस्कशन हो रहे हैं। अगर उनको कोई हराने वाला कैंडिडेट इनको नहीं मिलता है तो फिर जो मौजूदा सामने कैंडिडेट है उसी में से टिकट होगी। मेरा अपना ये मानना है। जी। और इस तरह से जो ब्राह्मणों का प्रदर्शन करना और ये करना तो बल्कि इनकी दावेदारी के खिलाफ है। देखिए आप अपने ही ग्रुप की क्यों बात करते हैं कि भाई हमारे को नहीं देंगे तो हम सब खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो आप अपने कैंडिडेट के खिलाफ जा रहे हैं इस तरह का करके। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जाति के नाम पे फिर तो सभी करने लग जाएंगे। कल को जाट कहेंगे हम तो 30% है, भाजपा ने 1 सीट क्यों दी, हमें 2 देनी चाहिए, बिल्कुल। हमें 3 देनी चाहिए। ऐसे ये ठीक नहीं है और पार्टियां इनसे चलती भी नहीं है। देखिए पार्टी तो अपना जिताऊ कैंडिडेट का इक्वेशन बनाएगी और जैसे ही वो एक कैंडिडेट इनको मिल जाएगा, इक्वेशन को रिवील भी तभी करेगी जब सामने से पत्ते खुल जाएंगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं इन दोनों ही सीटों पर, चूंकि ये हॉट सीट है, वेट कर रही है, हारी हुई सीट है ना, वो इनको जीतना चाहते हैं,
कांग्रेस की तरफ से क्लियर है कि दीपेंद्र हुड्डा होंगे, लेकिन हिसार का भी नहीं है ना, हिसार का क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी क्या इंतजार कर रही है? और जैसे कि सुरेंद्र स्वामी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बात का इंतजार है कि सामने से पत्ते खुल जाए तो हम अपने नाम अनाउंस कर दें। क्या केवल अनाउंसमेंट बाकी है या अभी भी बीजेपी चेहरे ही तलाश रही है इन दोनों सीटों के लिए, ये देखना होगा। अपडेट्स के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र स्वामी यहाँ पर आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ रोहतक हिसार पर बीजेपी का जो पेच फंसा है, इस कार्यक्रम को हम यहीं रोक रहे हैं, लेकिन इस फंसे हुए पेच पर अपडेट लेकर लौट कर आते रहेंगे। नमस्कार।